इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस, और तैयारी कैसी हो रही है आपकी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। 79 हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ईजीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी DT+P एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और LD ग्रेड बाकी और भी असिस्टेंट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग जो है इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिशियल रहेगा 100%। चलिए देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, इट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो किस पोएम से लिया गया है और किसकी पोएम से ली गई है ये लाइन? तो बहुत जानी पहचानी लाइन लग रही है गाइस आपको। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है डॉबर बीच, ठीक है। कौन सी पोएम है? डॉबर बीच पोएम है, जो कि 1869 में 1867 में आई थी। डॉबर बीच 1867 में, और मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम थी, तो उसी से जो है ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। द ग्रीक प्लेराइट हु इज़ रेफर्ड टू इन डॉबर बीच, कौन से ग्रीक प्लेराइट को रेफर किया गया है डॉबर बीच में? ठीक है, तो ये आपको बताना है। एस्किलस है, सोफोक्लस है, एरिस्टोफेंस है या फिर यूरिपाइड्स है? तो किसको यहाँ पे हम आंसर पे जाएंगे गाइज? ऑप्शन बी, यानी कि सोफोक्लस की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बी ऑप्शन पे जाएंगे, सोफोक्लस की बात कर रहे हैं। और क्योंकि जो ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लस थे उसको रेफ़र किया गया है डॉबर बीच के अंदर। डॉबर बीच एक लिरिक पोएम है, क्या कैसी पोएम है? लिरिक है मैथ्यू अर्नोल्ड की, और पब्लिश हुई थी 1867 में। डॉबर बीच हो या आपकी डॉबर बीच की ही तो हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये 1867 में की गई थी। सोफोक्लस जो थे वो 15th सेंचुरी BC में ग्रीक प्लेराइट थे, जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी हैं फेट और विल ऑफ गॉड्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, फेट और विल ऑफ गॉड वगैरह के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो सोफोक्लस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी चैपल इज़ अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज, किसकी मेमोरी में इन्होंने रग्बी चैपल नाम की पोएम लिखी थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो गाइस इनके फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, इनके फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, उन्हीं की याद में इन्होंने ये पोएम लिखी थी। और 1837 की बात करेंगे यहाँ हम रग्बी चैपल के बारे में। 1867 डॉबर बीच और 1837 ये रग्बी चैपल हमारी रहेगी, ठीक है। चलिए गाइस लाइक शेयर कर दीजिए, फिर आप भूल जाते हो और आप पूरा वीडियो देख के निकल जाते हो और आप लाइक शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ गाइज एक लाइक शेयर तो बनता ही है, इतना आपके लिए करती हूँ मैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू? अच्छा, आपको बताना है कि जो टेनिशंस हैं मतलब इन पोइट्स के अंदर विक्टोरियन पोइट्स में जो मोस्ट सेंसिटिव और कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं, दिखाते हैं किसके बीच में? ओल्ड और न्यू के बीच में। तो वहाँ हम किसको जानेंगे इस चीज़ के लिए? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात यहाँ हो रही है गाइस, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात हो रही है। अच्छा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टाइम स्पेन अगर आपको पता है तो वो आप मुझे बताइए। तो गाइस 1809 में जो इनका बर्थ हुआ था और 1892 है ना, 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है इनका लाइफ स्पेन, राइट। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो टेनिसन ने जो है ओल्ड टू न्यू का कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई है उसके बीच में। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज एंड देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज। तो ये बहुत प्यारी लाइन है, तो टेनिसन्स की ही किस पोएम की लाइन है, लेकिन किस पोएम की है तो ये आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि द लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स में आपको ये लाइन मिलती है, कौन सी? म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज, ठीक है। तो ये आई थी आपकी पोएम 1832 में। कब आई थी गाइज? 1832 में आई थी आपकी लोटस ईटर्स। तो इसी में जो है ये पोएम जो है एक ग्रुप को डिस्क्राइब करती है, मैरिनर्स का ग्रुप है, समझ लीजिए अच्छे से, मैरिनर्स का ग्रुप है। और किसके ऊपर? अपॉन ईटिंग लोटस। लोटस वो लोग ईट करते हैं और एल्टर्ड स्टेट के अंदर आइसोलेटेड, जो उनको आइसोलेट कर देता है आउटसाइड वर्ल्ड से, है ना। जैसे ही वो लोटस को खा लेते हैं तो वो आउटसाइड वर्ल्ड से उनको जो है आइसोलेट कर देता है। टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन स्पीयर इज़, टेनिसन की कौन सी पोएम है जो वुमेन्स राइट और वुमेन्स स्पीयर की बात करती है? तो गाइज ये हो जाएगा द प्रिंसेस, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। और प्रिंसेस जो है वो कब आई थी गाइज? 1847 में। 1847 में, 1847 में जब हम आज़ाद हुए थे, सॉरी उससे 100 साल पहले 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो 1847 की बात हो रही है यहाँ पर। और चलिए इतना ही जाने इसके बारे में। नेक्स्ट, गॉड इज़ रेफर्ड टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स इन, तो गॉड इज़ रेफर्ड टू
एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स इन, कौन सी पोएम में गॉड को रेफर किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स के रूप में? पैराडाइज लॉस्ट में, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, ये यस क्या है गाइस? द वाइट डेविल। अच्छा सॉरी गाइस, ये ना ये यहाँ पे टेस है, ठीक है, टेस, ये टेस है ना, टेस ऑफ द डियरबल्स, उसकी बात हो रही है, ये इसको अच्छे से समझ लें आप। तो गाइस जो गॉड इज़ रेफर टू एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, थॉमस हार्डी का एक नॉवल है बहुत ही प्यारा सा, टेस ऑफ द डियरबल्स, जो कि कब आया था? 1891 में आया था ये नॉवल इनका। और इन्हीं में जो है एक इसका जो अदर टाइटल है वो है अ प्योर वीमन फेथफुली प्रेजेंटेड, ओके। और ये इनिशियली अपीयर्ड हुआ था सीरियलाइज्ड वर्जन में ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर में, द ग्राफिक, कहाँ पर? द ग्राफिक नाम के न्यूज़पेपर में। तो चलिए यही इसका आंसर है। अच्छा, माइकल हैंकर्ड प्रोफेशन इन, माइकल हैंकर्ड का जो स्टार्टिंग में प्रोफेशन था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के अंदर, वो क्या था? शेफर्ड था, फार्मर था, हेडरसर था, या फिर बैलेडियर था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका हेडरसर, है ना, हेडरसर था जो ये हैंकर्ड था, राइट। चलिए, और कब आया था? 1886 आई थिंक, 1886 में जो है ये नॉवल थॉमस हार्डी का आया था। अच्छा, थॉमस हार्डी का लाइफ स्पैन बताना अगर आपको याद है गाइस, 1840 में पैदा हुए थे। लाइफ स्पैन जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल पक्का याद रखिएगा गाइस, किसी का भी आ सकता है। 1928 में डेथ हो गई थी ना, 1840 में पैदा हुए थे, 1928 डेथ हो गई थी, ओके। चलिए, गैब्रियल ओक नाम का कैरेक्टर आपको थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल में मिलता है? तो गैब्रियल ओक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में, ओके। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। कब आया था ये नॉवल इनका, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? तो ये आया था आपका 1874 में, ठीक है। और अगर इसकी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करें तो 1886 हो जाएगा। और क्या बता सकती हूँ आपको, हाँ, एक और नॉवल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़, ये आया था शायद इनका, ये रिटर्न ऑफ द नेटिव आया था शायद 1873 के अंदर, है ना। और अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ आया था 1871। तो ऐसा ही कुछ इनका ये है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अच्छा, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम का जो नॉवल है, जो भी वर्क है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो ये किसका है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, रिटन बाय बेबी शेली, टेनिसन, टी.एस. इलियट या फिनन? तो ये जो है ये हमारे टी.एस. इलियट का है। किसका है? टी.एस. इलियट का है। अच्छा, टी.एस. इलियट का टाइम स्पेन आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको याद है? मन में सोचें, मतलब लाइव क्लास तो है नहीं जो आप मुझे बताएंगे। तो गाइस 1888 टी.एस. इलियट जो है 1888 में पैदा हुए थे और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, तो ये टी.एस. इलियट का है। अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो है आपका चलिए नेक्स्ट, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर। तो ये किसकी लाइन है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये लेकिन किसकी लाइन है? यूपी पीजीटी में आया है, पिछले ही एग्जाम में आया है 2021 में। तो ये आपको बताना है गाइज। तो आई होप आप जानेंगे इसको। डी ऑप्शन होगा होलोमैन, ठीक है। कहाँ की लाइन है ये? होलोमैन की लाइन है गाइज। और होलोमैन जो है ये फ्री वर्स में लिखा गया है इसको, होलोमैन को। और काफ़ी जो ये है जो चलिए होलोमैन जो है चलिए, विच डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयमिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। अच्छा, कौन सी विदाउट राइमिंग के बिना आयमिक पेंटामीटर में किसको लिखा जाता है? मतलब फ्री वर्स को, ब्लैंक वर्स को, हीरोइक कपलेट या फिर टेज़ा रिमा? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस। फ्री वर्स में तो 9 राइम 9 मीटर होता है, लेकिन जो ब्लैंक वर्स है उसमें मीटर नहीं होता, राइम होते हैं, मतलब राइम नहीं होती, मीटर होता है, ठीक है। आयमिक पेंटामीटर में होता है वो, बस उसमें क्या नहीं होता, राइम नहीं होती है, ठीक है। और जो टेज़ा रिमा है, टेज़ा रिमा आपको पता है 3 लाइन स्टेंजा होता है। और जैसे कि इसकी राइम स्कीम पैटर्न हो जाता है ABA BCB CDC DED, ठीक है। 3 लाइन स्टेंजा होता है, ओके। तो इतना ही आप जाने इसके बारे में। हीरोइक कपलेट में आपको पता है कि राइमिक आयमिक पेंटामीटर होता है, मस्ट यूज्ड बाय चौसर के द्वारा इसको यूज़ किया गया है। 17th-18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसको यूज़ किया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो ब्लैंक वर्स होगा, ठीक है। ब्लैंक वर्स हमारा आंसर होगा। चलिए, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी वॉज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो लाइन है ये किसने डिफाइन की है? द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी वॉज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इट वॉज डिफाइंड बाय
किसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया है? तो ए ऑप्शन वाल्टर पेटर होगा यहाँ पर, ठीक है, वाल्टर पेटर होगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल डिडक्टिक और नो और अदर पर्पस, दिस इज़ द फीचर। किसकी फीचर है ये? तो गाइस ब्यूटी और आर्ट की जहाँ पे बात हो रही है वो एस्थेटिसिज्म हो जाएगा। एस्थेटिक्स का ही मतलब ब्यूटी होता है, तो ब्यूटी से मतलब जहाँ पर आर्ट के साथ ब्यूटी हो वहाँ एस्थेटिसिज्म आपका रहेगा। एस्थेटिसिज्म, ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में हमें जानना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में क्वेश्चन। आर डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज़ नॉन, ट्रेजेडी की एक डिबेस्ड फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मास्क, मेलोड्रामा, ट्रावेस्टी या फिर फार्स। तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मेलोड्रामा। मेलोड्रामा पे हम लोग जाएंगे। तो आर डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज मेलोड्रामा। अच्छा, डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफर, क्या तुमने ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, क्या मतलब है इसका? टर्न डाउन होता है इसका मतलब, ठीक है, टर्न डाउन होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है या फिर आपका सेट ऑफ होता है या फिर पुट ऑफ होता है। तो गाइस देखिए टर्न डाउन यहाँ पे इसका आंसर होता है। रिफ्यूज़ मतलब टर्न डाउन। और अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें तो जैसे वाहन ख़राब हो जाना, वाहन ख़राब हो गया है, ठीक है, वाहन ख़राब हो जाए चलते चलते, उसको ब्रेक डाउन कहेंगे। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करना, कहीं पर भी यात्रा शुरू करना। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, मतलब देरी करना, देरी करना, पोस्टपोन करना, ये सब आप कह सकते हैं। प्रेफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट, डिसेंट के लिए क्या प्रेफिक्स यूज़ करेंगे आप? अन का यूज़, इन का यूज़, नॉट या फिर नॉट, नॉन, तो इनडिसेंट हो जाता है, ठीक है। डिसेंट का जो अगर प्रीफिक्स आप यूज़ करेंगे तो इनडिसेंट यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। तो यही था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 हमारे पास में, और ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपली अंडरस्टूड, व्हाट स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबव। इस लाइन में कौन सी कंस्ट्रक्शन को फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स है, द यूज़ ऑफ आर्किक वर्ड्स है, ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर द यूज़ ऑफ द इम्परेटिव है? क्या यूज़ है? अच्छे से पढ़िए इसको। स्ट्रेंथ फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपली अंडरस्टूड, तो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? तो गाइज यहाँ सी हमारा ऑप्शन होगा, ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की ओमिशन है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की ओमिशन है, यानी कि सी। ओमिशन मतलब निकाल देना, अलग कर देना। तो स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपली अंडरस्टूड, राइट। चलिए वैनगार्ड, वैनगार्ड का मीनिंग बताना है आपको, क्या होता है? तो वॉचमैन है, प्रोटेक्टर्स है, फोरफ्रंट है, या फिर सिक्योरिटी मैन होता है। तो क्या होता है हमारे पास में इसका मीनिंग? किसका मीनिंग? वैनगार्ड का। तो वैनगार्ड पे जाएंगे डी ऑप्शन पे, यानी कि फोरफ्रंट इसका मतलब होता है, ठीक है, फोरफ्रंट इसका मतलब होता है। तो वैनगार्ड जी, फोरफ्रंट इसका मतलब होता है फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्मी, ठीक है, या फिर फ्लीट, या फिर एडवांस गार्ड जिसको कहते हैं, पार्ट ऑफ एन आर्मी, राइट। चलिए डेमागोग, डेमागोग होता है, क्या होता है? एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, यही होता है गाइस। अनप्रिंसिपल मतलब जिसका कोई प्रिंसिपल ना हो, जो एक तरीके से भड़काए लोगों को, गलत तरीके से पॉपुलर हो, तो उसी को हम लोग डेमागोग कहते हैं। मैनेगरी, मैनेगरी का आंसर आपको बताना है। तो फिश एंड वाटर प्लांट्स होता है, वर्ल्ड एंड होता है, एम्यूनिशन एंड वेपन्स, या फिर इनवैलिड्स टू एंजॉय गुड हेल्थ। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ए नहीं सॉरी, यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा गाइज, वर्ल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स होगा, ठीक है। विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को मिनेगरी कहते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, बेक्ड अप का आंसर बताइए। बेक्ड अप का मतलब क्या होता है? बेक्ड अप, तो बेक्ड अप सोल्ड होता है, कॉरोडेड होता है, सपोर्टेड या फिर फैब्रिकेटेड। देखिए गाइज, बेक्ड अप मतलब बैक को ऊपर से उठाना, बैक को हाथ लगा के ऐसे ऊपर उठाना, ऐसे समझ सकते हो आप समझने के हिसाब से। तो आप यहाँ सपोर्टेड करेंगे, ठीक है, सपोर्टेड करेंगे। तो गाइज़ यही था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़। पढ़ते रहिए।